Hello students, today I will discuss about the CBSE previous year question paper of chemistry 2019. Now let us start. Question number 1. Out of NaCl and AgCl, which one shows Frankel defect and why? देखो बेटा, इन दोनों में से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है और क्यों शो करता है? ठीक है, तो देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? Means cation or anion that are missing from their site and they occupy the interstitial site. जैसे आपके एक कैटायन एक एनायन है, ऐसे आपकी एक सीरीज़ बनती है और इस केस में बेटा ये आपका ऐसे बनता है. सपोज़ ये ए है, बी है, ए बी. सपोज़ ये आपका यहाँ से बी यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए, फिर बी. ये आपका सपोज़ यहाँ से मिस हो गया है और ये आपका यहाँ चला गया बी नेगेटिव. ओके, फिर ये आपका ए आ गया. तो ये इंटरस्टिशियल पोजीशन है, इंटरस्टिशियल साइट है, तो यहाँ पे आके ये इंटरस्टिशियल साइट पे आके जुड़ जाता है. ठीक है, तो इसकी जो साइट होती है ये वैकेंट हो जाती है. ठीक है, दिस साइट इज वैकेंट, सो इट शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट. और एग्जांपल क्या है बेटा इसका? AgCl. AgCl शो करता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. देखो बेटा, ये क्या है आपका? टर्शरी अमीन. दिस इज अल्कोहल, दिस इज इथाइल अमीन. ओके, देखो कैसे शो करेगा. सबसे पहले आपको पता है अल्कोहल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल आएगा आपका. अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा शो करेगा. इसके बाद आता है बेटा NH2 अमीन्स में. फिर आता है बेटा आपका टर्शरी अमीन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा. सबसे मेन रीज़न इसका क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉइलिंग पॉइंट में जो भी आप रीजन देते हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इथेनॉल में, फिर आपका इथाइल अमीन है, आफ्टर दैट टर्शरी अमीन. बिकॉज इन टर्शरी अमीन देर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज देर इज़ नो हाइड्रोजन एटम्स. ओके, now next is question number 3. why are medicines more effective in the colloidal state? or you can say that what is the difference between emulsion and a gel? तो आपको दोनों आंसर देने हैं बेटा. तो फर्स्ट है मेडिसिन जो होती है कोलाइडल स्टेट में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है. देखो इसमें आप रीजन दोगे क्योंकि कोलाइडल स्टेट में क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है और वो बॉडी में इजीली से असेमिलेट हो जाता है. ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया की वजह से ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है. मेडिसिन जो होती हैं कोलाइडल स्टेट में ही प्रेजेंट होती हैं. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमल्शन एंड जेल? जेल और इमल्शन में क्या डिफरेंस है? इमल्शन क्या है बेटा? दो लिक्विड का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, ये भी एक कोलाइड्स बनता है विच आर मेड अप ऑफ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम. लिक्विड ही डिस्पर्स फेज में होता है और लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम शो करता है. ठीक है, और जेल में क्या है बेटा? जेल भी एक लिक्विड है जो डिस्पर्स फेज में सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम शो करता है. मीन्स डिस्पर्स फेज आपकी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका? सॉलिड है. ओके, तो ये आपका क्या बनाता है? इमल्शन और जेल दो बनाते हैं. यहाँ पे आप बेटा सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इमल्शन है, मिल्क इज एन इमल्शन. जेल, बटर क्या है? जेल है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डिफाइन एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल विद एग्जाम्पल. एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जो अटैक करते हैं दो डिफरेंट साइड्स, दो डिफरेंट एटम्स से, बट दे आर प्रेजेंट इन द सेम न्यूक्लियोफिलिक स्पेसेस. लाइक NO2 बेटा, इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी अटैक हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है. NO2 ऐसे भी है, नाइट्रोजन वाली साइड से भी अटैक हो सकता है.
यहाँ नाइट्रोजन साइट है अटैक की, यहाँ पे ऑक्सीजन की साइट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के थ्रू, या तो नाइट्रोजन से करेंगे या ऑक्सीजन से अटैक करेंगे। तो NO2 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें 2 एटम्स के थ्रू अटैक होता है सेम न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज का। जैसे बेटा मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ, SCN, इसमें अटैक यहाँ से हो सकता है सल्फर से, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे कर दूँ SCN है, इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे भी या तो नाइट्रोजन से जाएगा या सल्फर से जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या है, अलग अलग। अगर मैं इसी में CN ले लूँ, या तो अटैक कार्बन से होगा या अटैक नाइट्रोजन से होगा। इसको ऐसे भी कर सकती हूँ NC, यहाँ अटैक नाइट्रोजन से होगा, यहाँ कार्बन से होगा, ओके। तो ये क्या आपकी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। मीन्स न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज तो आपकी सेम है, साइनाइड है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया NC बन गया, ठीक है। पर 2 डिफरेंट एटम्स के साथ यहाँ पे अटैक हो रहा है, इसलिए क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। 1 मार्क का बेटा ये। और राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। पहले ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है, देखो बेटा, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट ग्लूकोज जो होता है दैट हैज़ ए एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। देखो ग्लूकोज में आपके ये एल्डिहाइड, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बट फ्रैक्टोज में आपका क्या होता है, कार्बन नंबर 2 पे, ये वाला कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 2, इस पे आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज बनाता है, फ्रैक्टोज कीटो हेक्सोज बनाता है, ओके। तो ये इन दोनों में मेन डिफरेंस आ जाता है। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्टोज, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड, यहाँ सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो बेटा ये आपका लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। किस में होती है, मिल्क में होती है। तो देखो कैसे, इसमें बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से बनती है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज का आपको पता है स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। देखो मैं भी बताती हूँ, पहले आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे, ये आपका डी ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। H यहाँ पे आप H भी दिखा सकते हैं, HOH HOH OHH HOH CH2OH। बेटा गैलेक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ओनली इस कार्बन पे डिफरेंस आता है, कार्बन नंबर 4 पे। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में यहाँ OH आता है, मीन्स नीचे की तरफ आता है बॉटम में, और गैलेक्टोज में ये आता है OH, लेफ्ट साइड को होता है, तो इसमें हम दिखाते हैं अपर साइड, ठीक है। बाकी सेम स्ट्रक्चर होता है दोनों का। तो दोनों स्ट्रक्चर को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये निकल जाता है वाटर, यहाँ से वाटर निकल जाता है। और आप जब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करके लिखोगे तो आपका लैक्टोज बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर आएगा आपका, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ओके। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टोज का। तो लैक्टोज किससे बनता है, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ओनली 4th कार्बन की पोजीशन में ही डिफरेंस आता है बस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। देखो बेटा Hegf अंडरगो हाइड्रोलिसिस कैसे शो करती है, MnO2 इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड HCl। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है ये आपके, ओके। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले Hegf अंडरगो हाइड्रोलिसिस कैसे जाएगा। देखो बेटा जब आप Hegf की हाइड्रोलिसिस करते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जीनोन फॉर्म होता है, प्लस HF निकलता है, प्लस O2, यही होता है। ये Hegf का है। जब आप Hegf की हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें क्या मिलता है, जीनोन प्लस HgO3 प्लस HF प्लस वाटर, ओके।
और जब आप XgF6 करते हो तो आपको XgO3 प्लस HF प्लस O2 इस तरीके से निकलता है। तो ये ध्यान रखो, जब XgF2 की हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमेशा जिनोन निकलता है। ओके, HF और ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट क्या है, MnO2 को जब आप हीट करते हो HCl के साथ तो व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, मैग्नीज डाइक्लोराइड Cl2 और मैग्नीज डाइक्लोराइड है, ठीक है, और Cl2 प्लस वाटर, ये चीज़ आपकी फॉर्म होगी। नाउ नेक्स्ट इज H2O, H2S, H2SC, H2TE, एसिडिक कैरेक्टर बताना है। तो बेटा ये एक ऑक्सीजन वाली सीरीज है OSCT, ओके, यही है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है साइज़ बढ़ता है तो बॉन्ड आसानी से क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा और अपना आसानी से H पॉजिटिव आयंस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, पहले ट्यूलेरियम, फिर सेलेनियम, फिर H2S, फिर वाटर, ओके, ये ऑर्डर आ जाएगा। नाउ सेकेंड इज HF, HCl, HBr और HI, डिक्रीजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी किसकी डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग में निकालना है बेटा। देखो ये HF है, HF क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इसकी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए है, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। मीन्स आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज state Raoult's law for a solution containing volatile component. Write the two characteristics of the solution which obey the Raoult's law at all the concentration. Raoult's law क्या कहते हैं, Raoult's law states that for any solution the vapor pressure means partial vapor pressure of each volatile component in the solution means P is directly proportional to the mole fraction. Okay, यही कहते हैं mole fraction of the solute, ठीक है, इस पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें हमें बताना है बेटा कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हमारी जो दो कंडीशंस होती हैं वो आइडियल सॉल्यूशन की होती हैं। मींस आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो रोल्स लॉ को ओबे करता है सभी कंसंट्रेशन टर्म्स में, कंडीशंस में, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल सॉल्यूशन की। फर्स्ट देखो क्या क्या है, enthalpy of mixing of pure substance to form a solution that will be 0 means delta H mixing is all equal to 0 and the volume of mixing of pure component to form a solution means delta V mixing is also equal to 0। तो ये आपकी conditions आ जाएंगी, okay। now next is now question number 8 for a reaction H2O2 in presence of alkaline medium it will form water and O2। proposed mechanism is given below। ये आपको steps given है बेटा, H2O2 plus I negative arrow sign, H2O plus IO negative, this is slow step and this is the fast step। आपसे पूछा है write the rate law for the reaction। rate law कैसे निकालोगे रिएक्शन का, तो बेटा रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू में I नेगेटिव, इन दोनों पे डिपेंड होता है ये, ठीक है, ये इंटू में ही होता है। नाउ अब देखो कैसे ये शो करता है, इसका जो है फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर यही है ये बेटा, दिस इज रेट इज इक्वल टू ये आ जाएगा के H2O2 इंटू में I नेगेटिव। सेकेंड इज राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो बेटा इसमें क्या है कि जो रेट लॉ वो क्या शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि H2O2 और I नेगेटिव दोनों पे ही डिपेंड है। इट मीन्स ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें हम रेट जो निकालते हैं वो किसके लिए होता है, के H2O2 इंटू I नेगेटिव। तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 है, तो 1 + 1 2, ऑर्डर आपका आएगा 2, ओके।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आउट ऑफ द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मैंने अभी बताया है हमेशा जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। When MnO2 is fused with KOH in presence of KNO3 as an oxidizing agent, MnO2 को KOH के साथ रिएक्ट करते हैं KNO3 की प्रेजेंस में, तो ये हमें एक K2MnO4 पोटाशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये कंपाउंड नंबर ए है। अब कंपाउंड ए, ये वाला कंपाउंड है बेटा जो एसिडिक सॉल्यूशन में पर्पल कलर देता है, पर्पल कंपाउंड बनाता है, जो आपका कंपाउंड नंबर बी होगा। देखो कैसे, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, कंपाउंड नंबर ए है। एसिडिक सॉल्यूशन में H+ आयन ऐड करते हैं तो ये हमें पर्पल कलर का कंपाउंड देता है पोटाशियम परमैंगनेट, MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस वाटर। अब आगे क्या कहता है देखो, एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज किया, फिर इस कंपाउंड बी की KI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कंपाउंड सी मिलता है। ओके, और एसिडिफाई सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बी दैट ऑक्सीडाइज KI टू डी, तो KI के साथ ऑक्सीडाइज करके क्या बनाते हैं, डी कंपाउंड बनाता है। ओके, तो देखो बेटा कैसे बनेगा। अब पहले के MnO4 की रिएक्शन वाटर और KI के साथ करते हैं जो एल्कलाइन मीडियम में होती है, तो ये MnO2 बनाता है, KOH और KiO3 बनेगा। इस KI की रिएक्शन MnO4 के साथ करेंगे जो कंपाउंड नंबर बी होगा HCl के साथ, तो ये बनाएगा MnCl2, वाटर, I2 और KCl, तो यहाँ पे आयोडीन बन जाएगा। दिस इज कंपाउंड नंबर डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN ट्वाइस Cl2। इसका IUPAC नेम बताना है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये तो इथेन डाइअमीन है, ठीक है, ये डाइक्लोरो है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन प्लैटिनम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो प्लैटिनम के X मानी, इन क्या है, न्यूट्रल है 0, क्लोरीन पे कितना है -2, दैट इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम न्यूमरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ओके, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। बेटा दिस इज नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस फॉर दिस सेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको कुछ IUPAC नेम गिवन है, इनका आपको फॉर्मूला बताना है। हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट, ये बनाना है आपको, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, देखो हेक्सा अमीन, पहले आप NH3 लिखो, अमीन होता है ये 6 टाइम्स है। कोबाल्ट, कोबाल्ट यहाँ लिखोगे आप CO, 3 स्पीसीज है, 3 चार्ज है, इट मीन्स ये तो पूरा कंप्लीट है बेटा। सल्फेट लिखा है SO4, अब ये जो 3 चार्ज है बेटा ये यहाँ पे लिखा जाएगा SO4 का थ्राइस। ओके, अब सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है तो ये इस ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। ओके, तो ऐसे लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज पोटाशियम ट्राईऑक्सलेटोक्रोमेट, पोटाशियम K3 होता है, देखो हमें नहीं पता K3 ये क्या है, हम सीधा लिखेंगे पोटाशियम ट्राईऑक्सलेटो, मीन्स ये ऑक्सलेट का फॉर्मूला है C2O4 थ्राइस, ठीक है, और ये आपका क्रोमेट है। अब क्रोमेट पे 3 है, क्रोमेट पे 3 का मतलब यहाँ 3 चार्ज है, तो आपका ये चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीसीज आपकी पॉजिटिव है, ये स्पीसीज आपकी नेगेटिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आउट ऑफ COF6 3 नेगेटिव and COEN thrice 3 पॉजिटिव, विच वन कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है इन दोनों में से। तो बेटा देखो ये आपका फ्लोरीन है, इसमें आपका EN है, तो हमें सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे कि ये वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फिर हम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख के बता सकते हैं। देखो बेटा कैसे,
पहले यहाँ देखो x -6 इज इक्वल टू -3, क्योंकि फ्लोरीन पे -1 चार्ज है। x इज इक्वल टू -3 + 6 दैट इज इक्वल टू +3। ओके, इट मीन्स कोबाल्ट शोइंग +3 चार्ज। बट इसमें देखो बेटा, यहाँ पे ये न्यूट्रल होता है तो ये x -0 इज इक्वल टू +3, इस पे भी +3 चार्ज है। ठीक है, अब ये देखना है हमें, ये वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो देखो कैसे फॉर्म करेंगे। अब हमारे पास कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, सॉरी, दिस इज कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या आ जाएगा, 3d7 4s2। आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए इसमें से 3, कितना बचा बेटा, 3d6 बचा ना। अब 3d6 में कैसे फिल करेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 ये बचा बेटा। हाउ मेनी, अब देखो फ्लोरीन के केस में हम इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि वीक फील्ड है। इट मीन्स यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। बट अगर हम EN वाला केस देखते हैं, सेकेंड वाला केस, इस वाले केस में, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो इसमें हमें क्या दिखानी पड़ेगी, पेयरिंग। तो देखो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। तो फ्लोरीन वाला पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 2 कहता है इनमें से स्टेबल कौन सा है। अब स्टेबल ये वाला है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा, CO। यहाँ पे जब हम करते हैं तो इसमें ये आ जाता है NCH2, ये एक रिंग बन जाती है और ये 3 बार है, तो एक रिंग आपकी यहाँ भी बनेगी और एक रिंग आपकी यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बन जाएगी, यहाँ भी बन जाएगी। तो यहाँ भी EN लगा सकते हैं, यहाँ भी EN लगा सकते हैं। ओके, तो ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ मोर स्टेबल। नाउ नेक्स्ट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मीन्स ये कुछ DsP कुछ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, D2sp3। ओके, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन से वाला बनाएगा, ये वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपका पेयर्ड था, 1 2 3 4। तो बेटा ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स यहाँ पे वीक फील्ड है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी है, हाई स्पिन। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि वीक फील्ड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज ये बेटा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको गिवन है, इसमें KMnO4 KOH की रिएक्शन करनी है, ठीक है भाई, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या रिएक्शन है, मैं यहीं से बता देती हूँ आपको। ये है आपका, ये इथाइल बेंजीन जो आपका है, इसके ऑक्सीडेशन किया तो ये बना पोटाशियम बेंजोएट। कोई भी यहाँ पे आपकी चेन हो, कितनी लंबी चेन हो, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगी। जब इस मीन्स ये एक सोल्ट बना है, आफ्टर दैट जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा हमें एसिड मिलेगा, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा, चाहे ये कितनी लंबी चेन क्यों ना हो। ठीक है, आफ्टर दैट इसकी दूसरी जो रिएक्शन है बेटा, वो देखो, ये है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हमें क्रोमिक एसिड के साथ करनी है, तो हमें पता है क्रोमिक एसिड किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में। ठीक है, तो हमारा ये बना कीटोन, क्योंकि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर प्राइमरी होती तो हमारी एल्डिहाइड बनता, सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन बनाती है। इसकी रिएक्शन इसके साथ कर दी हमें। ठीक है, ये क्या है, सेमी कार्बन, वो
हाइड्रोजन, देखो NH2 फिनाइल हाइड्रोजीन है ये, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजीन। देखो इसमें वैसे बताती हूँ मैं, ये वाली चीज़ देखो, ये क्या है, ये है बेटा सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है, सेमी कार्बाजोन है। जब इसकी हम रिएक्शन करते हैं तो देखो इसमें हमें क्या मिलता है, यहाँ से बेटा आपका क्या जाएगा H2 और यहाँ से ऑक्सीजन, तो पानी निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, ये डायरेक्टली अटैच हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ही, तो ये बना साइक्लोहेक्साइल सेमी कार्बाजाइड। कार्बाजोन से क्या बनता है, ठीक है, कार्बाजाइड बनता है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज, now students please revise these questions. Thank you.